हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल गीता यूके डायरीज। और आज की वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो इंडिया से एज अ केयर वर्कर वीजा पर यूके में आके काम करना चाहते हैं। तो कई बार ये र्यूमर सुनने में आया है कि जो केयर वर्कर वीजा है वो खत्म होने वाला है। तो कितनी इसकी सच्चाई है, इसको जानने के लिए जुड़े रहिए मेरी वीडियो के साथ। तो जो ये खबरें उड़ रही हैं कि केयर वर्कर वीजा को खत्म करने वाले हैं, ये क्यों उड़ रही है? अभी हाल ही में जो न्यू कंजर्वेटिव पार्टी के जो एमपी थे, उन्होंने एक 12 पॉइंट इमिग्रेशन प्रपोजल तैयार किया है। और वो प्लान तैयार करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि यूके में जो है इमिग्रेशन, जितने भी लोग आते हैं माइग्रेट करके, वो बहुत ज़्यादा नंबर में बढ़ गए हैं। तो उसी को रिड्यूस करने के लिए जो एमपीज हैं, उन्होंने एक 12 पॉइंट इमिग्रेशन प्रपोजल जो है ऋषि सुनक की सरकार को प्रपोज किया है। अभी ये प्रपोजल है, अभी इसका लॉ नहीं बना है। हो सकता है इसमें से जो 12 पॉइंट्स है, कुछ पॉइंट जो है लॉ बन जाए और कुछ पॉइंट को ऋषि सुनक की जो गवर्नमेंट है वो डिनाई कर दे। अब ये अप टू यूके गवर्नमेंट के ऊपर है कि वो इन 12 पॉइंट में से किन को उठाते हैं और किन को नहीं उठाते हैं। तो क्या है ये 12 पॉइंट जो इमिग्रेशन प्रपोजल है, ये मैं आपको अभी क्लियरली और पूरी डिटेल में बताती हूँ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो जो 12 पॉइंट इमिग्रेशन प्रपोजल है, इसका मेन एम क्या है? इसका एम है जितना भी नेट इमिग्रेशन है, जो पहले 606,000 था, उसको रिड्यूस करना टू 26,000 तक बाय द एंड ऑफ 2024। तो मतलब आने वाले 1.5 सालों में ये चाह रहे हैं कि जो इनका इमिग्रेशन जो था वो 606,000 से उसके 226,000 में लाना चाह रहे हैं, ताकि जितने भी माइग्रेटरी पीपल हैं ऑल ओवर दी वर्ल्ड से यूके में आ रहे हैं, उनका नंबर जो है वो रिड्यूस हो। तो जो पहला पॉइंट 12 पॉइंट सिस्टम में है वो है क्लोजिंग टेम्परेरी स्कीम ऑफ that grant eligibility to carer worker visa and senior carer worker visa in order to reduce long term inward migration by 82,000। इसका मतलब है जो इन लोगों ने लास्ट ईयर जो केयर वर्कर वाली शॉर्टेज ऑक्यूपेशन में डाली थी प्रोफेशन, उस स्कीम को ये कह रहे हैं कि आप इसको बंद कर दीजिए, ताकि जो माइग्रेशन है वो 82,000 लोगों से कम हो जाए। तो ये अभी एक प्लान है, प्रपोजल है, अभी इसको लागू करना है, लॉ बनाना है या नहीं बनाना है, ये टोटली गवर्नमेंट के ऊपर है। तो ऐसा अगर हो जाएगा इम्प्लीमेंट, तो जाहिर सी बात है कि जो केयर वर्कर वीजा है वो मिलना बंद हो जाएगा। तो इन्होंने पहला पॉइंट ही ये दे दिया है, क्लोजिंग द टेम्परेरी स्कीम ऑफ द शॉर्टेज ऑक्यूपेशन ऑफ केयर वर्कर वीजा। जो सेकंड पॉइंट है वो मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। स्टॉपिंग ग्रेजुएटिंग ओवरसीज स्टूडेंट्स फ्रॉम स्टेइंग इन द यूके अप टू 2 years टू फाइंड वर्क। तो पहले क्या होता था, जो लोग स्टडी वीजा पे आते थे, जो स्टूडेंट्स होते थे, वो अपनी कोर्स को कंप्लीट करके 2 साल का उनको वर्क वीजा मिल जाता था। तो अब ये लोग जो 12 पॉइंट सिस्टम है, इसमें बोल रहे हैं कि आप जो है उनको आने तो दीजिए पढ़ने के लिए, लेकिन उसके बाद उनका जो 2 years का जो वो काम ढूंढते हैं उसको आप बंद कर दीजिए। तो मुझे लगता है अगर ये होगा, अगर ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा, तो जितने भी लोग आते हैं यूके में पढ़ने के लिए, मुझे लगता है उसमें बहुत ही ड्रास्टिक रिडक्शन होगा। क्योंकि आपको अगर वर्क वीजा ही नहीं मिलेगा 2 साल के लिए काम करने के लिए, तो कोई यहाँ क्यों आना चाहेगा? तो लोग जो है कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया वगैरह ऐसी जगह जाने की सोचेंगे, जरूर सोचेंगे। जो थर्ड पॉइंट है वो इसमें ये है, एक्सटेंडिंग द क्लोजर ऑफ द स्टूडेंट डिपेंडेंट रूट दैट अलाउज द स्टूडेंट्स फैमिली मेंबर्स टू एक्सेस द जॉब मार्केट। तो ये तो मेरे को लगता है पहले इंप्लीमेंट हो चुका है कि अगर पोस्ट ग्रेजुएट वाले जो पहले अपनी फैमिली को बुला लेते थे एज अ डिपेंडेंट वीजा में, उनके लिए ये बंद हो चुका है। तो पहले क्या होता था कि जब आपको स्टडी वीजा मिलता था, लोग अपने डिपेंडेंट्स को यहाँ पर बुला लेते थे, और वो लोग जो डिपेंडेंट है वो यहाँ पर कुछ भी काम कर लेते थे, क्योंकि उनको यहाँ पर जो है काम का अलाउ था करने के लिए। तो अब क्या कर दिया है यूके गवर्नमेंट ने, ये इंप्लीमेंट शायद जनवरी 2024 से हो जाएगा कि जो भी केवल पीएचडी के प्रोग्राम में एनरोल होंगे और जो रिसर्च वाले प्रोग्राम में होंगे, केवल वही स्टूडेंट्स अपने डिपेंडेंट्स को यहाँ पर बुला सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को अपनी फैमिली लाना एज अ डिपेंडेंट अलाउ नहीं है। ये स्टेप इसलिए उठाया क्योंकि पहले क्या होता था, ये मेरी एक स्टूडेंट से भी यहाँ पर बात हुई थी, वो ये बोल रहा था कि स्टूडेंट क्या करते थे, अपने जो स्पाउस है उनको बुला लेते थे, और जो स्पाउस है वो यहाँ पर काम वाम करके 1-1.5 लाख रुपए जैसे महीने का कमा लेते थे। तो और जो स्टूडेंट है वो खुद भी पार्ट टाइम काम करता था। तो वो क्या करता था, पार्ट टाइम करने के चक्कर में अपनी जो पर्पस है स्टडी का, जिसके लिए वो आता था, वो स्टडी को बीच में अधूरी छोड़ देता था। तो इसीलिए भी यूके गवर्नमेंट ने ये स्टेप उठाया है कि अब जो भी डिपेंडेंट है, केवल पीएचडी के और रिसर्च प्रोग्राम के लोग हैं, वही अपने डिपेंडेंट्स को बुला पाएंगे। तो अगर जो यूके गवर्नमेंट है ये दोनों चीजें इंप्लीमेंट कर देती है, जैसे कि डिपेंडेंट्स को मना करना आना, और अगर जो है स्टडी वीजा के बाद 2 साल का वर्क वीजा नहीं मिलता, तो इससे जो LTIM है, जो लॉन्ग टर्म इनवर्ट माइग्रेशन है, वो कितना रिड्यूस, वो जो है 125,000 कम हो जाएगा। तो ऐसा प्रपोजल अभी जो न्यू कंजर्वेटिव पार्टी है उसने दिए हैं।
जो फोर्थ पॉइंट है वो है ओनली अलाउइंग मेन स्किल्ड वर्कर वीजा सैलरी थ्रेशोल्ड टू पाउंड 38,000 अ ईयर टू कट नंबर्स बाय 54,000। तो ये जो है एक अच्छी चीज ये है कि इन लोगों ने जो ये पॉइंट 12 पॉइंट है इसमें इन्होंने बोला है कि एक मिनिमम थ्रेशोल्ड सैलरी आपको जो एम्प्लॉय आ रहे हैं, लेबर आप इंटरनेशनल मार्केट से लेके आ रहे हो, उसको इन्होंने पाउंड 38,000 करने के लिए बोला है। तो इससे क्या होगा, जो भी यहाँ का जो एम्प्लॉयर होगा वो उसको यूके के अलावा हम कहीं बाहर से जो लेबर लाएंगे उसको हमें मिनिमम 38,000 जो है पाउंड पर ईयर जो है वो देने पड़ेंगे। तो उसकी बजाय हम लोकल ही लोगों को ढूंढ लेते हैं। तो इन्होंने एक ये पॉइंट रख दिया कि मिनिमम थ्रेशोल्ड जो सैलरी है वो आपको पाउंड 38,000 देनी ही पड़ेगी। तो इससे क्या होगा, जो रिडक्शन है 54,000 कम हो जाएगा माइग्रेशन में, नेट रिडक्शन। इसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है रिजर्व यूनिवर्सिटी स्टडी वीजास फॉर द ब्राइटेस्ट इंटरनेशनल स्टूडेंट एंड एग्जीक्यूट द वर्स्ट यूनिवर्सिटीज फ्रॉम एलिजिबिलिटी टू कट नंबर्स बाय 49,000। इसका मतलब ये है कि जो आपकी यूनिवर्सिटी में जो स्टडी वीजा ग्रांट होते हैं वो केवल ब्राइटेस्ट स्टूडेंट के लिए आपने रिजर्व रखने हैं, और जो भी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जो कि वैलिड नहीं होती, जैसे लोग कई बार छोटी मोटी यूनिवर्सिटी से कोर्स कर लेते हैं, तो उसको ये लोग कह रहे हैं कि उस यूनिवर्सिटी को ये लोग ग्रांट नहीं करेंगे स्टूडेंट वीज़ा। तो मुझे लगता है कि अगर आप एज अ स्टूडेंट वीज़ा आपको अगर आना है यहाँ पर, तो आप कोई ऐसी अच्छी यूनिवर्सिटी चुनिए जो यूके में वैलिड हो, ताकि आपको आराम से स्टडी वीज़ा मिल जाए। अदरवाइज ये लोग बोल रहे हैं कि एक्सक्लूड करें वर्स यूनिवर्सिटीज़ को एलिजिबिलिटी से, ताकि ये अपना जो माइग्रेशन है उसको 49,000 कम कर सके। इसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट आता है, अ कैप ऑफ 20,000 ऑन द नंबर ऑफ रिफ्यूजीज एक्सेप्टेड फॉर रिसेटलमेंट इन द यूके। तो यूके जो है बहुत सारे रिफ्यूजीज को भी क्या बोलते हैं अपने यहाँ पर शरण देता है, शरणार्थी हैं कि आप जो है शरणार्थी जो रिफ्यूजीज हैं उनको भी 20,000 तक लाने का करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा माइग्रेशन लोगों का ना हो पाए। इसके अलावा जो पॉइंट इन लोगों ने 12 पॉइंट में डाला है वो डाला है कैप्स ऑन फ्यूचर ह्यूमैनिटेरियन स्कीम्स सच एज यूक्रेन, अफगानिस्तान एंड हांगकांग स्कीम शुड द प्रेडिक्टेड 168,000 रिडक्शंस नॉट बी रियलाइज्ड। तो जैसे यूके में क्या होता है ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड में, जैसे अभी यूक्रेन में वॉर थी तो कई सारे यूक्रेन के लोगों को इन लोगों ने वीजाज दिए हैं। तो ये लोग बोल रहे हैं कि आप जो ऐसे ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे दे देते हैं स्कीम्स, जैसे यूक्रेन में अफगानिस्तान में ये है, तो इसको आप कम करिए ताकि 168,000 रिडक्शंस तक कर पाए ये लोग। तो ये है 7 पॉइंट। उसके बाद जो 8वां पॉइंट है वो है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ द इलीगल माइग्रेशन बिल विच इट इज क्लेम्ड वुड लीड टू अ रिडक्शन ऑफ एटलीस्ट 35,000 फ्रॉम LTIM। मतलब कि इन लोगों ने बोला है कि जो आपने इलीगल माइग्रेशन बिल है जो ऑलरेडी पास हो चुका है यूके की पार्लियामेंट में, उसको आप इम्प्लीमेंट करिए ताकि जो भी इलीगल माइग्रेशंस आ रहे हैं वो बंद हो, और जिससे कि 35,000 रिडक्शन हो लॉन्ग टर्म इनवर्ड माइग्रेशन में। इसके अलावा जो 9th पॉइंट है वो डाला है इन्होंने, अ रेज इन द मिनिमम कंबाइंड इनकम थ्रेशोल्ड टू पाउंड 26,200 फॉर स्पॉन्सरिंग अ स्पाउस एंड रेजिंग द मिनिमम लैंग्वेज रिक्वायरमेंट टू B1 इंटरमीडिएट लेवल। दिस शुड लीड टू एन एस्टिमेटेड 20,000 रिडक्शन इन LTIM। इसका मतलब ये है कि पहले क्या होता था कि जो डिपेंडेंट होता था उसकी और जो मेन एप्लीकेंट होता था उसकी जो सैलरी होती थी दोनों की कंबाइन वो थोड़ा लो होती थी, वो चल जाती थी। लेकिन अब इन्होंने बोल दिया कि मिनिमम कंबाइन सैलरी दोनों की, हस्बैंड की और वाइफ की, जो मेन एप्लीकेंट है उसकी और जो डिपेंडेंट है उसकी मिला के कम से कम पाउंड 26,200 होनी चाहिए, तभी वो लोग जो है डिपेंडेंट को वीजा देंगे। उसके अलावा क्या है, इन्होंने बोला है कि जो मिनिमम लैंग्वेज रिक्वायरमेंट है उसको इन्होंने बढ़ा दिया है। अब इन्होंने मिनिमम लैंग्वेज रिक्वायरमेंट B1 कर दिया, इंटरमीडिएट लेवल। तो इसका मतलब है कि अगर लैंग्वेज रिक्वायरमेंट है वो भी इन्होंने बढ़ा दी है। इससे क्या होगा, 20,000 लोगों की रिडक्शन होगी माइग्रेशन के उसमें। इसके अलावा जो आता है वो है 10th पॉइंट है, मेकिंग द माइग्रेशन एडवाइजरी कमेटी रिपोर्ट ऑन द इफेक्ट ऑफ माइग्रेशन ऑन हाउसिंग एंड पब्लिक सर्विसेज, नॉट जस्ट द जॉब मार्केट, बाय पुटिंग फ्यूचर डिमांड्स ऑन अ पार विद लेबर रिक्वायरमेंट इन ऑल स्टडीज। तो इन्होंने बोला है कि एक आप ऐसी एडवाइजरी कमेटी बनाइए माइग्रेशन के ऊपर कि इतने सारे जो लोग आते हैं उसका जॉब मार्केट पे जो असर पड़ रहा है वो तो पड़ ही रहा है। उसके अलावा आप ये भी देखिए, वो कमेटी ये भी देखेगी कि जो पब्लिक सर्विसेज है, जैसे NHS पे लोड पड़ता है, स्कूल में लोड पड़ता है, क्योंकि माइग्रेटरी जितने भी लोग आएंगे उनके बच्चे भी स्कूल्स में पढ़ेंगे, NHS की सर्विसेज भी लेंगे, तो उस पर कितना इफेक्ट पड़ रहा है। तो इन्होंने बोला एक ऐसी कमेटी बनाइए, माइग्रेटरी एडवाइजरी कमेटी बनाइए, जो ये सब देखेगी कि ये माइग्रेशन के आने से इन पब्लिक जो सर्विसेज है इस पे कितना अफेक्ट पड़ेगा। इसके अलावा है a 5% कैप ऑन द अमाउंट ऑफ सोशल हाउसिंग दैट काउंसिल्स कैन गिव टू नॉन यूके नेशनल्स। तो ये सीधी सी बात है, ये पॉइंट मुझे वैलिड भी लगता है कि यूके में क्या होता है, जो भी हम नॉन यूके लोग होते हैं, अगर हम इनके पब्लिक फंड यूज करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है इनके जो अपने सिटीजन है इनके लिए उसमें कमी आ जाएगी। तो यहाँ पर क्या होता है, हाउसिंग स्कीम होती है, सोशल हाउसिंग स्कीम होती है, जिसमें थोड़े जो कम इकोनॉमिक उसके होते हैं उनको यूके गवर्नमेंट जो है थोड़ा हाउसिंग प्रोवाइड करती है। तो इसमें बोल रहे कि आपको 5% रिडक्शन करना है।
इसके अलावा क्या है नेक्स्ट जो पॉइंट, जो बहुत बड़ा पॉइंट है, जो अभी हमारे जो प्रधानमंत्री है इन्होंने भी बोला था कि ये सोच रहे हैं जो इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज है उसको 2700 पाउंड पर पर्सन पर ईयर कर देंगे। तो इसका मतलब है अगर कोई लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ रहने आ रहा है, जैसे सपोज कोई 5 साल के लिए रहने आ रहा है, तो 1 साल का इन्होंने जो हेल्थ सरचार्ज है वो बढ़ा दिया है 2700 पाउंड पर पर्सन पर ईयर। तो अगर सपोज मैं 5 साल की आऊंगी तो मुझे 2700 पाउंड को 5 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे वो 13,500 5 सालों का पड़ेगा, और ये एक जने के लिए। तो अगर सपोज मेरे साथ मेरे 3 डिपेंडेंट और आ रहे हैं तो मुझे उनका भी 3 से मल्टीप्लाई करके ये देना पड़ेगा। तो ये इन्होंने, जो कि बहुत ही एक्सपेंसिव है, तो इस चीज़ को इन्होंने इसलिए किया है ताकि एक तो इनका रेवेन्यू बढ़े, क्योंकि जितने भी लोग आएंगे, अब ये देखो यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट हो जाता है। एक तो इन्होंने सरचार्ज बढ़ा दिया है ये बोल के कि हमारे जो भी एक्सपेंसेस है वो हम इस हेल्थ सरचार्ज से कवर करेंगे, वीजा फीस को इंक्रीज करके करेंगे। दूसरी तरफ इन्होंने ये पॉइंट बोल दिया कि आप ये बढ़ाइए ताकि लोग कम से कम आए। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये दोनों पॉइंट कॉन्ट्राडिक्टरी है, ये कैसे एक दूसरे को जस्टिफाई बहुत तेज हो रहा है कर रहे हैं। तो ये है इसका 12th पॉइंट। तो दोस्तों कुल मिला के बात यह है कि अभी ये केवल एक प्रपोजल है, ये लॉ नहीं बना है। तो हो सकता है इन फ्यूचर अगर ये लॉ बन जाए तो जो केयर वर्कर वीज़ा और जो सीनियर केयर वर्कर वीज़ा है वो बंद हो जाए, पर फिलहाल अभी ऐसी कोई बात नहीं है। तो जो भी लोग अभी आ रहे हैं वो ये ना सोचे कि भाई उनका जो वीज़ा है वो खतरे में पड़ गया, अभी ये कोई लॉ नहीं बना है। पर मैं आपको एक बात ये ज़रूर बोलना चाहूँगी, जो भी लोग केयर वर्कर वीज़ा में आते हैं, यहाँ पर जो केयर वर्कर वीज़ा है उनको कई बार शिफ्ट्स नहीं मिलती, उनको शिफ्ट्स की प्रॉब्लम होती है। अगर आप चाहते हैं कि मैं एक वीडियो इस पर बनाऊँ कि केयर वर्कर वीज़ा की सच में सच्चाई क्या है, यहाँ पर उनको काम मिलता है या नहीं मिलता, वो कैसे अपना जो है लिविंग जो है यहाँ पर मैनेज करते हैं विदाउट शिफ्ट के, तो प्लीज आप मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। मेरी एक फ्रेंड है जो अभी 1 या 2 फ्रेंड है जो मुझे बता रही थी कि अभी तक उन्हें शिफ्ट नहीं मिली और वो यहाँ केयर वर्कर वीजा में 30 लाख रुपए लगा के आई है। तो जो लोग यहाँ पर 30 लाख रुपए लगा के आते हैं, अपने घर बार में अपनी जमीनें वगैरह बेच के आते हैं और उनको यहाँ पर जॉब नहीं मिलती, तो थोड़ा बुरा लगता है। इसीलिए मैं आपको बोलती हूँ कि आप जब भी यहाँ पर आए अच्छे से हर चीज की छानबीन करके आए, जिस भी एजेंसी के थ्रू आप आ रहे हैं उनसे पूरा क्लैरिफाई करके आए कि आपको यहाँ पर आकर शिफ्ट मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो इसे लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन को प्रेस करिएगा। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बाय। और चलते चलते मेरा गीता का ज्ञान कि बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त बदलना सीखो, बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो।